फुप्पो लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं उसकी वहां पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को फुप्पो के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेजती। हमारे घर पैसे की रेल पेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शोहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं उस औरत को बचाने गई तो उसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट बाट पर लगा देते। वो ज्यादातर अपने ऑफिसर के साथ वहां यहाँ घूमने निकल जाते थे। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपनी जरूरियात के लिए भी पैसे उनके पास कभी नहीं हुए थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ वहां से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही देखते गुजर गया। उस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जूं जूं मैं और मेरी बहन रिमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रिमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक उनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़ा बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगे कि जहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम जॉइंट सिस्टम फैमिली में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। उनके बच्चे अच्छे खाते और पीते थे, इसलिए हम दोनों बहनें एहसासे महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से यही देखती आ रही थी कि ताई जब भी सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता था, लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि न उसमें दाल का पता चलता और ना ही मिसाले का। यूं लगता है जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हमने सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डालती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खामन महीने का जितना खर्च मुझे देता है उसमें यही सालन बनेगा, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियां अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इतनी हकारत भरी नजरों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग चला सको। भाभी इंतहाई समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से उनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की कि जो हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हश्र होगा, तुम जानती ही नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिला वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई पर बहुत गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ उनसे भी लड़ पड़ती थी कि आपको तो अब्बा जैसा खामद नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी अम्मी को कहती, फरखंदा तुम अपनी बेटियों की कैसी तरबियत कर रही हो, सारी जिंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मजीद उनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई अम्मी की बातों में आकर अम्मी को हमेशा बहुत मारा पीटा करते थे।
इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने बाप से नफरत करने लगी थीं। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा न पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी जिंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेंगी? क्या हमारी जिंदगियां यूं ही सिसक सिसक कर और छोटी छोटी चीजों की हसरत में गुजर जाएगी? तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मुझे ना जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी। वो चीजें होती तो बहुत ही मामूली नौयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती थी। जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी जुबान तालू से जा लगती थी, मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेदर्दी के साथ रद्द कर दी थी और कहा कि तुम्हारी कोई उम्र है गुड़िया से खेलने वाली, अब तुम बड़ी हो गई हो। उस दिन मैं पूरी रात सो ना सकी, क्योंकि वैसी ही एक गुड़िया मेरी ताई की बेटी के पास थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अपनी गुड़िया को मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देख लिया कि मेरी ये फरमाइश किसी तौर पर भी पूरी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी ताई की बेटी की गुड़िया को चुरा लिया। और ये मेरी जिंदगी की पहली चोरी थी जो मैंने अपने ही घर में की थी, और मुझे ये चोरी करते हुए किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ताई की बेटी को जब अपनी गुड़िया ना मिली तो उसने पूरे घर में हंगामा बर्पा कर दिया, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि उसकी गुड़िया मैंने ही चुराई है। ताई ने भी उसकी तायीद करते हुए कहा कि ये तो है ही चोरनी, अब अगर इनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती तो ये अपने ही घर में डाका डालेंगी। ताई की बात सुनकर अम्मी रो पड़ी और कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी, आपकी बेटियों में और मेरी बेटियों में क्या फर्क है? तब ताई एकदम से बोली, यही फर्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटियों ने तो आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। छोटी छोटी चीजें घर के अंदर से गायब हो रही हैं। तुमने अपनी बेटियों की बहुत ही गलत तरबियत कर डाली है। अब अगर ये बात तुम्हारे खामद को पता चल जाए तो वो इनका गला दबा देगा। जिंदगी में पहली बार मुझे उस 100 रुपए वाली गुड़िया पर इतनी बातें सुनने को मिली थी। अम्मी बोली, अगर मेरी बेटी रोशनी ने आपकी बेटी की गुड़िया ले ली है तो खिलकर वापस कर देगी, लेकिन कम से कम इस घर की बड़ी होने के नाते आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। बाजी पहली बार मेरे हक के लिए बोली तो मैं बाजी का मुंह देखती रह गई। मेरी वजह से अम्मी और बाजी ये जानते हुए भी कि गुड़िया मेरे पास है, मेरा दिफा करने की कोशिश करती रही। इस बात ने मुझे रुला डाला था। मैं चुपके से वो गुड़िया रात को ताई अम्मी के कमरे में रख आई, क्योंकि मैं मजीद अपनी माँ और बहन को कटहरे में खड़ा होने का हौसला नहीं रख रही थी। और फिर मैंने उसके बाद कभी कोई चीज नहीं चुराई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और बहन की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाएं। रिमशा बाजी ने जब मैट्रिक किया तो उन्होंने जॉब करने की ठान ली और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। अम्मी बाजी की जॉब करने वाले फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब्बा को पता चल गया तो वो कभी भी उन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं देंगे। और फिर जो ही अब्बा को बाजी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो अम्मी को मारा और उसके बाद बाजी पर भी हाथ उठाया। उस रोज न जाने मुझसे कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने आगे बढ़कर अब्बा का हाथ रोक लिया और इंतहाई सख्त लहजे में उनसे कहा कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अगर आपको बाजी की नौकरी बुरी लगती है तो निकालिए हमारा खर्चा, ताकि हम भी ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सके। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहनती हैं? हम बाहर निकलती हैं तो दुनिया वाले किस निगाह से हमें देखते हैं। वे ये कहते हुए रो पड़ी थी कि हमारे पास तो हमारा वजूद छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। अब्बा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे से चले गए। उसके बाद ताई अम्मी ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। हर मिलने वाली खातून को मिर्च मिसाले लगाकर हमारी ऐब जोई करती और कहती कि इसकी बेटियां है ही आजाद ख्याल और आवारा, अब ये बाहर नौकरी के लिए भी मुंहमारी कर रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए हमारे घर आती थीं और दांतों में उंगलियां दबाकर हमारी तरफ तंजिया नजरों से देखती रहती। खानदान में कोई ऐसा घर ना बचा कि जहां पर हमारी बुराइयां ताई के तवस से ना पहुंची हों।
तब अम्मी ये बातें सुन सुन कर रो पड़ती और अक्सर बाजी को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिन चंद घरों से उम्मीद थी कि तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमसे रिश्तेदारी करना चाहेगा। तुम्हारी ताई ने हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं गवाया। अब क्या होगा? तो ऐसे में बाजी अम्मी को हौसला देती कि मेरा रिश्ता जहाँ होना होगा हो जाएगा, आपको इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे, हम लोगों की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तब अम्मी चुप हो जाती, लेकिन मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर बाजी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाती थी। ताई की बेटियों के रिश्ते भी तय हो चुके थे। अब अम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां भी अपने घर की हो जाएं, ताकि वो सुख से सर उठाकर जी सके। पहले पहल तो सिर्फ बाजी की नौकरी की वजह से हम पर तोहमतें लगती रहीं, लेकिन फिर अम्मी को ये सुनने को मिला कि ये अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए इनकी शादियां नहीं करना चाहती। जिस दिन अम्मी के कानों में ये बात पड़ी, उस दिन अम्मी सारी रात रोती रही। और ऐसे ही जब बाजी ने अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में रखी, तो अम्मी ने वो रकम बाजी को लौटा दी और कहा कि हम जैसे वक्त पहले गुजार रहे थे वैसे ही अब गुजारते रहेंगे, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ में ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही हैं। जब मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई कि आज घर आने वाली खवातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई हैं, बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले दिन ही बाजार गई और वहां से मेरे और अम्मी के लिए 2 नए सूट और नए जूते ले आई। पहली बार नए कपड़े देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि अम्मी उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी चूंकि अच्छी सिलाई कर लेती थी, तो रातों रात ही उन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्दी बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने अब मैट्रिक कर लिया था और बाजी की ही तरह जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब ना करने दी और कहा कि मैं प्राइवेट ही एफए कर लूं और अपनी तालीम पर फोकस करूं। वो अकेले ही घर के निजाम को चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर लंदन से हमारी फुफ्फो आ गई और मेरी फुफ्फो की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई थी और वो अपने बच्चों और शोहर के साथ लंदन में रहती थी। अम्मी फुफ्फो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोलकर बैठ गईं। तब फुफ्फो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम बहुत अच्छी जॉब ही करना चाहती हो तो मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई एतराज नहीं था और अब्बा तो पहले ही हम बहनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का झटपट वीजा आ गया और फुफ्फो उनको अपने साथ लंदन ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बाजी की एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी और जब 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाए तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ उनकी बेटी महीने के 8,000 कमाती थी और अब 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर ताई का हर वक्त मूड खराब रहता। अम्मी ने इन पैसों को बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मुरम्मत करवाई कि जब से वो ब्याह कर आई थी कभी भी इस घर में रंग रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अगर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने टी सेट के साथ डिनर सेट भी खरीदे और साथ ही साथ वो मेरे जहेज के लिए भी चीजें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो न बाजी की और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी, ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से अम्मी से बात की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। उन्हीं दिनों बाजी ने पैसे भेजकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की वैन भी बाजी ने ही करवा कर दी थी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे अता की थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी हमसे अच्छा होने लगा था।
خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی تھی، اور وہ غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تائی کے سامنے کرتی تھی، اب تائی کی غیبتیں وہ امی کے سامنے کرنے لگی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ تائی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی لیکن تائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہی ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی۔ وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں مجھے ہنی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی باجی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھیں۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال میں لے گئے جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیوم لیا تھا۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش جمع ہونے لگ گیا۔ میں بھی سجاد کے ساتھ باہر آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا گنج کروایا ہوا تھا۔ وہ عورت نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسے اٹھانے گئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی اور میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ عورت میری بہن رمشا تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں لے کر فوراً ہسپتال بھاگے۔ باجی کو دیکھے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 4 سالوں میں اتنی بدل جائیں گی اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی عمر سے بھی بڑی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات کی تھی کہ باجی کے ساتھ پھپھو نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اطلاع دینے کی، بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں ان کو لے کر پھپھو کے گھر آئی تو پھپھو نے جو ہی باجی کو دیکھا تو وہ ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم از کم بتا کر باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے پھپھو کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ میں اور سجاد ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے باجی کو میری دلہن کہہ کر پکارا تھا تب باجی نے ایک دم ہی مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پھپھو ایک دم سے گھبرا گئی اور اسے لے کر وہاں سے جانے لگی۔ باجی یہ سب کیا ہے؟ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا آدھا پاگل تھا۔ پھپھو نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جو ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ لندن بھی لے جائیں گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دیں گی، اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی تھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے اور پھر وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اس لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ندامت کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہماری خاطر اپنی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گا اور کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی تھی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر وہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔
آج ہم بہنیں اپنے گھر اور امی اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہی ہیں۔